हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम लोग रेपो रेट को कंपेयर करने वाले हैं उनकी डिसीजन जो ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड माइनर लेवल पे, जैसे कि आज पॉलिसी के लेवल पे या फिर आप कह सकते हो ब्रॉडर लेवल पे किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो उसका हम ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज रेपो रेट जो होती है ना, उनका यूजुअली टू टाइप्स ऑफ मेजर इम्पैक्ट होते हैं। एक तो कभी कभी ऐसा समय आता है जिसमें रेपो रेट का जो इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि राइट नाउ टाइम में, क्योंकि रेपो रेट यहाँ पर हाई है। हर पॉलिसी जो मीटिंग होती है एलपीसी की, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर क्या डिस्कशन निकल आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होता है कि हमें यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम रेपो रेट का जो डाटा होता है उसको अवॉइड करना है, मतलब कि हमें उसको ऑब्जर्व जरूर करना है, लेकिन वो ज़्यादातर अपनी पोर्टफोलियो या पोजिशन उसको ट्रेडिंग के पर्पज से अवॉइड करना है। तो उसी चीज़ के बारे में हमें बात करें। इसके अलावा मैंने इस वीडियो को दो डिफरेंट वे में एनालाइज किया। एक तो हो गया ब्रॉडर वे, जिसमें हम लास्ट कपल ऑफ द ईयर को एनालाइज करेंगे, और एक हम है जो रिसेंट टाइम्स में जब से मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज हुई है कुछ चीज़ को चार्ट पे एनालाइज करेंगे, किस प्रकार से चार्ट ने उसको टाइम पे साइकोलॉजिकली ऑब्जर्वेशन दी है। अब यूजली ऐसा माना जाता है कि रेपो रेट और स्टॉक मार्केट का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, मतलब जब कभी भी रेपो रेट की प्राइस बढ़ती है उस केस में मार्केट उसको नेगेटिव लेता है और मार्केट फॉल करता है। यहाँ पर मार्केट का मतलब होगा कि बैंक निफ्टी, क्योंकि रेपो रेट जो है मोस्टली जो इम्पैक्ट करती है वो रेपो रेट डायरेक्टली देखे तो उस केस में मार्केट क्या है, रेपो रेट बढ़ती है मार्केट गिरता है। लेकिन ऑल द टाइम ये चीज़ सही नहीं होती है। अब एक और चीज़ है कि जब कभी भी रेपो रेट है उसका इम्पैक्ट वो ना ऐसा है कि अगर लेट्स से कि रेपो रेट अभी स्टार्ट हो रही है बढ़ना, तो उस केस में इमीडिएट इफेक्ट ज़्यादा आएगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि रिसेंट टाइम में 2022 में जब रेपो रेट बढ़ने हुई थी स्टार्ट, तो उस केस में जो मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया था, अच्छा खासा इमीडिएट रिएक्शन था। लेकिन जैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी बीत रही थी उस हिसाब से जो उसका इम्पैक्ट है कम आ रहा था। इसका रीज़न ये है कि मार्केट है जो या बैंक निफ्टी है वो इस हिसाब से नहीं काम करती है कि रेपो रेट क्या है। वो ऑल ओवर हर चीज़ों को कंसिडर करती है। ऐसा नहीं कि सिंगल रेपो रेट के हिसाब से ही काम करे कि लेट्स से कि रेपो रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो उस केस में बैंक निफ्टी मूवमेंट ही नहीं करे और ज़्यादा नए हाई मारे नहीं, ऐसा नहीं है। नो डाउट रेपो रेट का इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो अदर चीज़ें भी देखती है। अब मैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से कि मेरी किसी चीज़ का एक बिजनेस है, तो मैं जाता हूँ किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए। ड्यू टू रेपो रेट लोन जो है थोड़ा बहुत हाइयर है, ज़्यादा कुछ नहीं, 1-1.5% का फर्क आ रहा है। तो उस केस में मुझे ज़रूर थोड़ी बहुत हेजिटेशन होगी, क्योंकि कंपेरेटिवली लोन महंगा मिल रहा है। लेकिन अगर मेरे बिजनेस की डिमांड है, मुझे उस लोन की नीड है, तो मैं ऑब्वियसली उस लोन को अवेल करूँगा, इवन इफ वो हाइयर जो इंटरेस्ट रेट मुझे पे करनी पड़ती है। अब तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस लोन को अवेल करूँगा, भले ही मैं, क्योंकि मुझे आगे आने वाले बिजनेस में मुझे इसमें अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। तो यही चीज़ और है कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पर क्या है कि भले ही थोड़ी बहुत रेपो रेट हाई है, लेकिन जो इनकी डिमांड है लोन्स की वो बहुत ज़्यादा हाई है, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण जो ऑल ओवर बैंक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। भले ही रेपो रेट होती है, अभी रेपो रेट हाई है तो उसके कारण उसके बावजूद भी जो बैंकों के प्रॉफिट है वो अच्छे आ रहे हैं। तो इसके कारण जो है बैंक्स जो है निफ्टी बैंक से बैंक निफ्टी होगी तो कंटिन्यूसली एक नया हाई बना रही है, क्योंकि इन द एंड जो मैटर चीज़ करती है वो करती है बिजनेस, भले वो हाई लोन का है या फिर स्मॉल लोन का है। अब ये चीज़ कंपेयर करोगे आप अगर अमेरिकन इकोनॉमी से, तो ये जो अमेरिकन इकोनॉमी में आप देखोगे तो जो इनकी रेपो रेट शुरुआती समय पे थी वो 0.5% थी, और राइट ना वो 5.50% हुई, मतलब कि एक मेजर चंक आया है। रीज़न ये है क्योंकि वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो उस लेवल का इन्फ्लेशन है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती जिस लेवल का एक डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे कि इंडिया उसमें होती है। अब अपनी एक और चीज़ है कि 4% से लगाकर 6.5% तक गई है ओनली एंड ओनली। अब इसका रीज़न ये है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में तो इंटरेस्ट रेट कुछ हद तक होती है, क्योंकि एज आई सेड दैट कि जो हमारे यहाँ पर डिमांड है कंपेरेटिवली अमेरिका से हमारे यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, तो उसके कारण जो ये रेपो रेट है वो हाई रहती है कंपेरेटिवली। आप किसी भी अगर डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी की रेपो रेट कंपेयर करोगे तो वो यूजुअली एक शांत समय में भी हाई रहती है, क्योंकि उसमें वहाँ पर फाइनेंस की डिमांड होती है। तो इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि सिंगल फैक्टर काम करते हैं रेपो रेट में, मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं, लेकिन जो रिलेवेंस होता है रेपो रेट का वो इमीडिएटली ज़्यादा होता है। जब शुरुआत होती है तो उस केस में ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे कमेंट्री जैसे क्लियर हो जाती है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, तो उस हिसाब से रेपो रेट का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। अब एज यू कैन सी ओवर दैट कि जब 2008 में रेपो रेट की प्राइस गिरी थी, तो उस केस में इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरा था, ऑल ओवर ग्लोब मार्केट में भी गिरा था, और उसके बाद में धीरे धीरे रेपो रेट में एक फ्लक्चुएशन आती रहेगी, क्योंकि आगे जो इवेंट्स हैं वो आते रहे हैं। अपनी डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, IL&FS का क्राइसिस आया था, तो और बाकी उसके बाद थोड़ा बहुत स्लो डाउन भी आया था लॉकडाउन से पहले, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज किए गए।
अब ये ऐसा देखोगे कि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हुए, थोड़े बहुत चेंज हुए हैं 0.50 बेसिस पॉइंट या 1% के आसपास चेंज होते हैं, लेकिन कांस्टेंट बेसिस पे जैसे कि इस समय हुआ है कंटिन्यूसली 2.5% लगभग 4% से 6.5%, ऐसा बहुत ज़्यादा बार रेयर होता है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आए जो ऐसा लगे सेंट्रल बैंकों की ये प्रॉब्लम की जो क्रेडिटिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये अच्छे टाइम पर चल सकती है, जैसे कि राइट नाउ इन्फ्लेशन है ऑल ओवर ग्लोब में बहुत ज़्यादा है, तो ये एक सीरियस कंसर्न था। इस चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए रेपो रेट को कंटिन्यूसली हाई रखा गया है, और जिसका इफेक्ट भी इन दी एंड धीरे धीरे हो रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा माइनर लेवल पे टेस्ट करते हैं कि किस प्रकार से चार्ट पे रिसेंट टाइम में इसने रिएक्शन दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस चीज़ में आपको और ज़्यादा डीपली समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपको रेपो रेट के डिसीजन को एक सोचना है, किस प्रकार से आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही होगी, एक तो है निफ्टी बैंक का आपको चार्ट दिख रहा होगा, और एक यहाँ पर आपको investing.com का रेपो रेट के जो डिसीजन जो भी आए हुए हैं वो दिख रहे होंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2022 मई से 4 मई से स्टार्ट हुआ था रेपो रेट का इंक्रीज होना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मई 2022 विच इज अराउंड ओवर एयर, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है मॉनेटरी पॉलिसी का कहीं यहाँ पे आएगा, एज यू कैन सी ओवर दैट भी। अब यहाँ पर इस केस तक देखोगे तो कहीं ना कहीं जो रशिया यूक्रेन की वॉर है उसके कारण इम्पैक्ट आ चुका था, तो यहाँ से प्राइस ने अच्छा खासा फॉल किया था, उसके बाद राइज करने के बाद थोड़ी बहुत नीचे भी आ चुकी थी, क्योंकि अप्रैल के आसपास आई थिंक स्टार्ट हुई थी, और वहाँ से धीरे धीरे रेपो रेट का जो डिसीजन भी स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चली थी वो एक ऐसी सिंपल वॉर नहीं थी, क्योंकि उसमें जो रशिया है बहुत ज़्यादा बड़ी सुपर पावर है, उसके अलावा वो एनर्जी का अच्छा खासा कंट्रोल करता है ऑल ओवर द ग्लोब, और फूड के प्राइसेज है वो भी अच्छे खासे कंट्रोल करता है, क्योंकि वीट वगैरह होता है सबसे ज़्यादा नहीं होता है, और जो एनर्जी होगी मतलब नेचुरल गैस होगी, क्रूड हो गया, वो भी अच्छा खासा इफेक्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इन्फ्लेशन का दर ताकि एक अच्छे लेवल पर बढ़नी चाहिए, इसी के कारण जो है इन्फ्लेशन के डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, या फिर आप कह सकते हैं कॉशियस थी आरबी, और उसी के कारण जो उन्होंने स्टार्ट किया था रेपो रेट को बढ़ाना, जैसे कि थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके, क्योंकि ऐसा बार काफ़ी बार होता है कि रेपो रेट को बढ़ाया घटाया जाता है, लेकिन जो कॉन्स्टेंटली अगर किसी रेपो रेट को बढ़ाया जाए तो उसके लिए एक अच्छा रीजन होता है, जो कि राइट नाउ इन्फ्लेशन था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 मई को जैसे ही ओडीसी आता है तो उसके बाद में अच्छा खासा ड्रास्टिक फॉल आता है जो रेपो रेट का होता है। अब ऐसा है कि अगर जब कभी भी रेपो रेट गिरना स्टार्ट होती है ना, तो उस केस में जो इकोनॉमिक्स होते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है, फॉर एग्जांपल गोल्डमैन सैक्स ले लो, मॉर्गन स्टैनली ले लो, मैक्रीज ले लो, सीएलएसए ले लो, क्रेसी ले लो, ये सारी की सारी अपनी एक स्टडी जरूर निकालती है किस प्रकार से जो फेड है जो अमेरिका का बैंक है या फिर आरबीआई है जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो रेपो रेट को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सिनेरियो स्टार्ट हो गया कि इन अपकमिंग टाइम जो है कहीं ना कहीं आरबीआई है तो रेपो रेट को कंटिन्यूसली बढ़ाएगा, तो जो कि धीरे धीरे ट्रू हो रहा था। यहाँ पर एक रेपो रेट डिसीजन आने के बाद में अच्छा खासा फॉल होता है। अगर ये कहीं फॉल अगर मिड में होता 2017 या 2018 के आसपास होता फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में इतना बड़ा फॉल आना इतना मतलब एडजस्टेबल नहीं था, इतना आना एक एज्यूम से नहीं लगा सकते। लेकिन क्योंकि हमारी यहाँ पर फर्दर एक्सपेक्टेशन थी कि जो ये रेपो रेट कट है वो लॉन्गर रहेगा और जो मतलब चीज़ें हैं वो एक छोटे समय में सही होने वाली नहीं, तो उसी के कारण जो है साइकोलॉजी बनती है, एक पूरा का पूरा सिनेरियो बनता है कि थोड़ी आने वाला समय जो है बैंक्स के लिए कठिन हो सकता है। तो फर्स्ट रेपो रेट 4 मई को करने के बाद में धीरे धीरे रेपो रेट को इंक्रीज किया गया। तो नेक्स्ट जो डेट थी वो अराउंड आपके रेपो रेट 4 जून के बाद में 8 जून के बाद में नेक्स्ट रेपो रेट है 8 जून में आप देखोगे यहाँ पर रेपो रेट को कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज को टच करने के बाद में अच्छा सा प्राइस को फॉल किया। अब यहाँ पर देखोगे जो ट्रेंड है, ट्रेंड वो भी जैसे कि अपने मूविंग एवरेज वाली वीडियो में बात भी की थी कि ट्रेंड है जो एक नेगेटिव है, उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया था, तो उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं एक ट्रेड कर सकते थे बाई सीइंग द थिंग्स दैट की। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी बन रही थी कि रेपो रेट की जो कटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ाई जाएगी, मतलब कि यहाँ पर हम देखोगे तो अराउंड 50 बेसिस पॉइंट 40 बेसिस पॉइंट की जंप ले रहा था आरबी, तो मतलब कि जो पॉलिसी है आरबीआई की वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं ना कि वो हो रही थी। अब नेक्स्ट जो रेपो रेट की मीटिंग थी वो आपके 30 मई को थी, 30 मई के आसपास अपन देखें, सॉरी नेक्स्ट रेपो रेट की मीटिंग 30 सितंबर के आसपास की थी, 30 सितंबर आपके विच इज ओवर हियर अगेन यहाँ पर। अब यहाँ से पहले थोड़ा बहुत अच्छा खासा फॉल आ चुका था, और फॉल भी ऐसा है कि चीज़ें ऐसी थी कि भाई बढ़ने के बाद में एक अच्छे खासे लेवल के बढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में फॉल आया था,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी होता है कि जो रेपो रेट का डिसीजन है नो डाउट एक होता है, लेकिन अदर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा काम करती है कि भाई बैंक्स का जो ऑल ओवर जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से आ रहा था, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, डिमांड बहुत ज़्यादा अच्छी थी अपने यहाँ पे। नो डाउट जो इंटरेस्ट है जो रेपो रेट के कारण जो इफेक्ट आया था बैंकिंग में वो धीरे धीरे अच्छा आया था, उसके कारण थोड़ी चीज़ें महंगी हुई थी, लेकिन जो इंडिया जो ऑल ओवर जो डिमांड है इंडिया में वो भी काफ़ी अच्छी थी, बैंक्स के रिजल्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा आया था। तो ऑल ओवर जो ग्लोबल सिनेरियो है अच्छा माना जा रहा था। और उसके अलावा जो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आ रहे थे, जैसे अपने जो रशिया के साथ अच्छे रिलेशन थे तो उसके कारण जो क्रूड के जो प्राइसेस है, क्रूड जो में कंपेरेटिवली ग्लोबली नीचे भाव में रहता। और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के अच्छे डिसीजन भी थे कि उन्होंने जो भी फूड की चीज़ें जैसे कि वीट हो गई उनके एक्सपोर्ट वगैरह पे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, तो उसके कारण जो है कि इंडिया में इतनी इन्फ्लेशन स्पाइक नहीं हुई, क्योंकि आप अदर वेस्टर्न कंट्री में देखो तो वो स्पाइक बहुत ज़्यादा लेवल पे थी। तो वो एक अच्छा काम कह सकते हैं गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई थ्रू किया गया, तो उसके कारण थोड़ा बहुत जो मार्केट है अच्छा काम किया। अब इससे आगे देखें तो नेक्स्ट रेपो रेट की मीटिंग जो है 7 दिसंबर 2022 के आसपास 7। अब यहाँ पर देखोगे कि जो यहाँ पर एक चीज़ है कि रेपो रेट 7 दिसंबर 2022 के आसपास अराउंड 6.25 आ गई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि रेपो रेट का बढ़ना एक स्वाभाविक था, ठीक है ना, कि एक लेवल तक बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का ये भी व्यू था कि एक लेवल तक की रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है। अगर उसके बाद चीज़ें और ख़राब होती है तो फर्दर अलग डिफरेंट टाइप ऑफ के एक्शन लिए जा सकते हैं, जैसे कि CRR में चीज़ें चेंज करना या फिर और भी कुछ एक्शन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रेपो रेट का डिसीजन लिया जाए, तो इसमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन आके 6.75% या फिर 7% के आसपास हाईएस्ट पीक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा रेपो रेट बढ़नी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6.25 के आसपास तो आ गई थी, लेकिन अब ये एक्सपेक्टेशन था कि या तो आरबीआई जो है धीरे रेपो रेट को बढ़ाएगा, या फिर जो है कि थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद में बढ़ा सकता है, या इसी के आसपास कहीं एक पीक रखेगा, जिसके कारण अच्छे लंबे अंतराल के बाद में रखने के बाद में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और उसी हिसाब से कहीं ना कहीं हो रहा था। अब यहाँ पर अगर मार्केट का फॉल देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो हुए थे, उसके कारण थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता है कि जो ये फॉल है ये ईच एंड एवरी फॉल जो मूवमेंट आया वो रेपो रेट का है, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट चीज़ें चलती है, तो उन्हीं चीज़ों को देख के ये सारी घटनाएं हो रही थी। यहाँ पर आप देखोगे फॉल कहीं ना कहीं उसी कारण था, और धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो भी रही थी, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो अपनी इतनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। नेक्स्ट अगर पॉलिसी अपन देखें हैं तो 8 फेब के आसपास 8 फेब अराउंड 2030 क्या 8 फेब के आसपास आप देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा सा टाइम देने के बाद वापस एक नीचे फॉल आ गया था, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि मार्केट जो रेपो रेट के हिसाब से मूवमेंट करे। अब इस सिनेरियो में देखोगे तो आप अपना जो एक और कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी चल रही थी, जिसके कारण ये जो बड़ा सा मूवमेंट देखोगे आया है, क्योंकि ऑल ओवर जो ग्लोब में ये एक्सपेक्टेशन थी कि रिसेशन आ सकता है, स्लो डाउन आ सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसे कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहे। हमारी ग्रोथ अच्छी आ रही थी, कंपनियों के प्रॉफिट काफ़ी अच्छे आ रहे थे, और अदर चीज़ें भी अच्छी हो रही थी। अब उसके कारण अगर आप कंपेरेटिवली वेस्टर्न कंट्री में देखोगे कि यूके हो गया, एक जर्मनी हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन थी कि रिसेशन आ सकता है, तो जिसके कारण जो है उनके कंपेरेटिवली स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिरे थे, अपने इतने ज़्यादा नहीं गिर पाए थे, क्योंकि अपने आप ग्रोथ सस्टेन थी। जरूर थोड़ा बहुत आईटी सेक्टर है जो वो सर्वाइव नहीं कर पाया उस समय से, अभी तक उनके भाव जो है वहाँ पर उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उनका वेस्टर्न में बिजनेस है, पूरा का अच्छा खासा बिजनेस जो है वेस्ट से आता है, तो वो इम्पैक्ट होना एक स्वाभाविक था। लेकिन जो बैंक्स है जो डोमेस्टिकली अपना अच्छा काम करती है, जिनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस यहाँ पर इंडिया में है, और इनका जो बिजनेस यहाँ से जो इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं है, तो उसके कारण जो है ऑल ओवर जो सिचुएशन है अच्छी रही, और प्रॉफिट भी अच्छा था, और उसके कारण जो स्टॉक्स के प्राइसेज है और इंडेक्स के प्राइसेज है नया ही लगाते गए। और यहाँ इस लेवल पर देखोगे तो रेपो रेट का जो प्राइस है लगभग 8 अक्टूबर के आस 8 फेब के आसपास 6.50 आ चुका था। तो यहाँ से अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि 0.50% या आई बढ़ सके, मतलब 7% के आसपास एक पीक आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा राइज नहीं हुई थी अपने यहाँ पे, और वो धीरे धीरे कंट्रोल भी आ चुकी थी, ऐसा नहीं कि 10% के आसपास इन्फ्लेशन पहुँच गई थी, तो ऐसा भी नहीं हुआ था। तो एक वहाँ पे भी एक अच्छा सेंटीमेंट आया था, वहाँ से एक अच्छे रिपोर्ट्स आ रही थी। उसके बाद में अगर देखोगे तो 6 अप्रैल के आसपास में एक नेक्स्ट रेपो रेट आई थी, जिसमें कि 6.75 का एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने जो रेपो रेट है वो है जो न्यूट्रल रखी थी। 6 अप्रैल के आसपास आप अगर प्राइस देखोगे
यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद में बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया था। ये नो डाउट अपन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो मूवमेंट है ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ साइक्लो, एक ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा दिन में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी हो, धीरे धीरे बनी है, तो ये काइंड ऑफ साइक्लो भी बनी हो कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स या फिर जो भी मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सोच रहे हैं कि अब रेपो रेट को है जो फ्लैट रखा जाएगा अगर चीज़ें खराब नहीं होती। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन उस केस में यहाँ पर अगर आप 2023 अप्रैल के आसपास में या मई जून जुलाई में इन्फ्लेशन है 10% के आसपास ले जा रही है, तो वहाँ पर एक रेपो रेट की दर से जरूर स्टॉक मार्केट नीचे गिर सकता था। क्यों? क्योंकि ये मार्केट को सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं है और चीज़ें अगर फ्यूचर में खराब होगी तो उस हिसाब से मार्केट ऑब्वियसली रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर जो रिलेवेंस है आप देखोगे 6.50 के आसपास में कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी बन गई थी और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जून 8 को देखोगे तो वहाँ पे भी 6.50 के आसपास था। तो जून 8 लगभग जून 8 के आसपास भी अलग लगभग 6.50 के आसपास। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ साइकोलॉजी बन चुकी थी ट्रेडर्स की कि भाई आगे रेपो रेट को है इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रिलेवेंस है रेपो रेट के मीटिंग का नेक्स्ट अपकमिंग जो मीटिंग है थी 8 जून के बाद में वहाँ पर रिलेवेंस कम हो जाता है क्योंकि डिसीजन अपने पास क्लियर हो चुका है कि जो आने वाले समय में रेपो रेट को है एक पीक आ चुकी है, उसके आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। और इस चीज़ में हमें इस पॉइंट ऑफ द टाइम में हमें क्या पता करना है कि इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है। अगर इन्फ्लेशन का डाटा अगर खराब आता है कंटिन्यूसली तो वो एक बहुत ज़्यादा बेकार पॉइंट होगा, वो शायद ड्राइव कर सकता है रेपो रेट के डिसीजन के चेंजेस को। तो यहाँ पर आप बाई सीइंग द डाटा ये कह सकते हो कि 6.50 एक कॉन्स्टेंट टाइम तक रहेगी। अब यहाँ पर जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आती, क्योंकि जब आप सेंट्रल बैंक की उस समय की कमेंट्री सुनोगे तो उसमें वो इन्फ्लेशन है अगर इन्फ्लेशन जो आरबीआई के क्राइटेरिया में आ जाता है उसके बाद में रेपो रेट की धीरे वो कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब इसकी रेपो रेट का कट किया जाए तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं जाती तो उसके बाद में ही रेपो रेट का कट करेंगे। अगर कट करते हैं पहला तो शायद इन्फ्लेशन वापस बढ़ सकती है। तो यही आरबीआई का कंसर्न था। तो उसके बाद में धीरे धीरे रेपो रेट की जो भी मीटिंग्स आई उसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं क्योंकि एक्सपेक्टेड था। हर बार आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड था कि इस हिसाब से अलग चीज़ें काम करी थी, जैसे कि अदर डाटा हुए तो उस हिसाब से लग रहा था कि रेपो रेट की जो डिसीजन है वो न्यूट्रल रहने वाले। तो उसी हिसाब से एज यूजुअल बैंक निफ्टी में जो इम्पैक्ट किया है अदर चीज़ें इसमें वर्क की है जिसका प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो लेकिन जो रेपो रेट के कारण है उतना ज़्यादा खास कोई मूवमेंट आया नहीं है। तो इस केस में आप देखोगे कि तो जो इम्पैक्ट मोस्टली होता था शुरुआत में अच्छा खासा आया था क्योंकि वहाँ पर एक अनबायस्ड था, एक होता है ना कि भाई रेपो रेट की मीटिंग में डिसीजन क्या आ सकता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। राइट नाउ अगर आप देखो तो अगर आप देखोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो इंस्टीट्यूशन है वो बोल रहे हैं कि रेपो रेट कट जो है 1-2 महीने में हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक सिनेरियो लेके बता रहा हूँ कि अगर रेपो रेट की कटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है तो एक लेवल तक ही प्राइस जो है बढ़नी स्टार्ट होगी, तो उसके बाद में प्राइस का रेट कट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा जैसे कि यहाँ इस केस में हुआ। ठीक है ना। और जो रेपो रेट की कट है वो 4% के आसपास या उसके आसपास एक एज्यूमशन हम लगा सकते हैं। ये मेरा एक सिनेरियो है और आपका एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो ये एनालिस्ट था रिगार्डिंग द रेपो रेट माइनर वे में। तो अगर आपको पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a great day.